नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का ललित गोयल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक जेंडर एंड सोसाइटी, लिंग और समाज। और यह टॉपिक यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएशन एग्ज़ाम, पीजी एग्ज़ाम, पीजीटी, हायर, यूजीसी नेट, जहाँ भी सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट है वहाँ पर ये टॉपिक हमेशा रहता है। तो किसी भी स्तर का एग्ज़ाम हो उसके लिए ये जेंडर एंड सोसाइटी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जेंडर एंड सोसाइटी, लिंग और समाज। तो लिंग और समाज, जेंडर एंड सोसाइटी, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो भी समाज में पुरुष और महिलाएं हैं उनके प्रति समाज का क्या नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। तो फर्स्ट इसमें है, जब हम महिला और पुरुष में अंतर करते हैं तो उसमें दो आधार पर अंतर किया जाता है, यानी दो दृष्टिकोण से हम अंतर करते हैं। पहला सोशल और दूसरा बायोलॉजिकल। सोशल का मतलब सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि के आधार पर जब विभेद किया जाता है पुरुष और महिला में तो उसको सोशल दृष्टि से अंतर बोलते हैं। और जब शारीरिक एवं जैविक आधार पर विभेद किया जाता है तो उसको बायोलॉजिकल आधार पर पुरुष और महिला में अंतर किया जाता है। तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर पुरुष और महिला में अंतर किया जाता है उसी को हम लोग लिंग भेद कहते हैं, उसी को हम लोग लिंग भेद कहते हैं और उसी को जेंडर नाम से संबोधित किया जाता है। और जो शारीरिक और जैविक आधार पर डिफरेंस किया जाता है उसको सेक्स बोलते हैं या यौन भेद बोलते हैं। ठीक है, यानी शारीरिक या जैविक आधार पर डिफरेंसेस सेक्स कहला जाता है, जबकि सोशल एंड कल्चरल आधार पर डिफरेंसेस जेंडर कहला जाता है। तो समझ गए ना आप लोग। जेंडर एंड सोसाइटी मतलब सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर स्त्री और पुरुष में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में अध्ययन इस पेपर में या इस टॉपिक में किया जाता है। जबकि शारीरिक आधार पर जो अंतर है उसका हम अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा इसमें जो है संबंध जेंडर एंड सोसाइटी से है, सेक्स एंड सोसाइटी से नहीं है। ठीक है, जेंडर जो है उसका अर्थ होता है नारीयता। नारीयता का मतलब फेमिनिटी, जबकि सेक्स या यौन भेद का संबंध नारीत्व से है, यानी फीमेलनेस से है। ठीक है, तो कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर अंतर किया जाता है उसको क्या कहते हैं, जेंडर या यौन भेद या सेक्स कहा जाता है। तो हम लोग जेंडर पे लगाएंगे। या नारीयता का संबंध किससे है, जेंडर से है या सेक्स से है, या फीमेलनेस किससे रिलेटेड है, सेक्स से या जेंडर से। तो इसमें दोनों ही दृष्टि से हम लोग जो है इसको तैयार करेंगे, जेंडर एंड सेक्स। जेंडर का मतलब नारीयता, फेमिनिटी, और सेक्स का मतलब नारीत्व या फीमेलनेस से है। और ये जो सामाजिक शारीरिक आधार पर जो स्त्री पुरुष में अंतर किया जाता है वह सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब पूरे दुनिया में हम देखते हैं, कोई भी समाज, संस्कृति, भूत काल या वर्तमान में हम लोग देखें तो हर जगह ये जो है प्रक्रिया देखने को मिलती है, इसलिए इसको सार्वभौमिक भी पूछा जाता है। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो है कौन सी प्रक्रिया, सार्वभौमिक है, व्यक्तिगत है, सांस्कृतिक है या क्या है। तो हम लोग इसको बोलेंगे शारीरिक और जैविक आधार पर जो प्रक्रिया है वो सार्वभौमिक है। अब हम देखते हैं जो शारीरिक और जैविक आधार पर पुरुष और महिला में अंतर किया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पुरुष जो है उसमें कुछ हार्मोन्स अलग होते हैं और फीमेल्स में हार्मोन्स अलग होते हैं। तो अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पुरुष में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो टेस्टोस्टेरोन पाए जाते हैं और एंड्रोजन। ये दोनों हार्मोन्स पुरुष से संबंधित हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। जबकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का संबंध महिलाओं से है, फीमेल से है। एम फॉर मैन और एफ फॉर फीमेल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग
जो मेल होता है उसमें 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जो अलिंगी होते हैं, ठीक है। और एक जोड़ा गुणसूत्र होता है जो लिंगी गुणसूत्र। हम सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते भी आए हैं कि स्त्री पुरुष में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं, जिसमें 22 जोड़े एक जैसे होते हैं, जबकि एक जोड़ा ऐसा होता है जिसमें जो है एक्स और वाई और एक्स एक्स का अंतर होता है, ठीक है। तो जो पुरुष होता है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि महिला जो होती है उसमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो चूंकि इसमें एक एक्स है इसीलिए इसको बोलते हैं एक आधारभूत कोश, ठीक है। और महिला में दोनों होते हैं एक्स, तो इसलिए उसको दो आधारभूत कोश, यानी एक्स वाई और एक्स एक्स को आधारभूत कोश बोलते हैं, ठीक है। एक्स को आधारभूत कोश बोलते हैं। तो चूंकि मेल में एक्स एक आधारभूत कोश होता है इसलिए एक आधारभूत कोश, और फीमेल यानी महिलाओं में दो एक्स होते हैं इसलिए उसको दो आधारभूत कोश के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए, अक्सर करके पूछा जाता है कि कितने अलिंगी गुणसूत्र मेल में होते हैं, 22, 23, 24, 25। तो हम लोग 22 जोड़े गुणसूत्र उसमें लगाएंगे। और कितने लिंगी गुणसूत्र होते हैं, तो हम लोग लगाएंगे एक जोड़ा लिंगी गुणसूत्र होता है, या दो जोड़ा होता है, या तीन जोड़ा, या चार जोड़ा, तो हम लोग लगाएंगे एक जोड़ा लिंगी गुणसूत्र होता है। दोनों में ही एक जोड़ा लिंगी गुणसूत्र होता है, जबकि एक आधारभूत कोश मेल में और दो आधारभूत कोश फीमेल में होते हैं। दोनों में कुल मिलाकर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, या 46 गुण, 23 जोड़े, ध्यान रखिए जोड़े बोले, 23 जोड़े हैं और 46 गुणसूत्र हैं। कभी कभी बच्चे लोग इस पर भी गलत कराते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते, 23 जोड़े, 22 जोड़े, 24 जोड़े। तो उसको अच्छे से समझिए, 23 जोड़े बोले जा रहे हैं और 22 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र के हैं, एक जोड़ा लिंगी गुणसूत्र का है। एक आधारभूत कोश मेल में है, दो आधारभूत कोश फीमेल में है। कौन सा जो है सेक्स हार्मोन्स मेल में है, कौन सेक्स हार्मोन्स फीमेल में है, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल, और टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन मेल्स में पाया जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए, सभी जगह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नारीवाद क्या होता है, ठीक है। नारीवाद फेमिनिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि एक ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत स्त्री व पुरुष के बीच असमानता को अस्वीकार किया गया है तथा उसके सबलीकरण का प्रयास किया गया है। यह नारीवाद क्या है, जो स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर, देखिए हम इसमें सामाजिक सांस्कृतिक लेंगे, शारीरिक और जैविक आधार पर अंतर समाजशास्त्र में नहीं है, ये जो केवल सामाजिक सांस्कृतिक है। इसीलिए जब भी हम बात इसमें नारीवाद की जाएगी तो वो सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर की जाएगी। तो नारीवाद क्या है, स्त्री और पुरुषों के बीच जो अंतर किया जाता है, जो असमानता समाज में है, वो सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर है। उस अंतर को अस्वीकार करना, उस असमानता को अस्वीकार करना, उसका विरोध करना और महिलाओं के सबलीकरण की बात करना, समानता की बात करना, यही फेमिनिज्म है। बहुत ही सूक्ष्म रूप में और स्पष्ट शब्दों में क्या है, महिला को सबलीकरण बनाना और स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर यानी जेंडर आधार पर जो विभेद है उसको समाप्त करना, उसको स्वीकार करना ही नारीवाद है। तो कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए जो नारीवाद है उसमें सबसे प्रमुख नारीवादी फेमिनिस्ट, नारीवादी का मतलब फेमिनिस्ट बोलते हैं और नारीवाद का मतलब फेमिनिज्म। इन शब्दों को आप याद रखिए, फेमिनिज्म नारीवाद, फेमिनिस्ट नारीवाद, फीमेलनेस नारीत्व, और जो आपको बताया ऊपर उसमें एक शब्द और रहता, ठीक है। तो नारीवाद जो है प्रमुख नारीवाद कैट मिलेट है, इसका नाम याद रखिए, अक्सर करके पूछ लिया जाता है। इनमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख नारीवादी कौन है, तो कैट मिलेट जो है नारीवाद है। और चार्ल्स फूरियर फ्रांसीसी दार्शनिक हैं जिन्होंने नारीवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। देखिए सबसे पहले प्रयोग की बात आती है तो चार्ल्स फूरियर हैं, जबकि प्रमुख नारीवादी की बात आती है तो कैट मिलेट है। नारीवाद शब्द जो है फर्स्टली यूज्ड बाय द चार्ल्स फूरियर, फ्रांसीसी दार्शनिक, इन 1837। तो इसको आप लोग याद रखिए। उसके बाद ये है मैरी कोलस्टोन,
ये नारीवाद की पहली लहर की जननी है। यानी सबसे पहले जो नारीवाद आंदोलन हुआ उसमें उसकी जो जनक बोली जाती हैं या इसके जो प्रमुख कर्ता धर्ता या जिसको कहेंगे सबसे ज़्यादा रोल किसका था, तो उसमें मैरी कोलस्टोनक्राफ्ट का था। याद रखिए, पहली लहर की जननी है। नारीवाद की फर्स्ट लहर पूरे दुनिया में जो सबसे पहले नारीवाद की फर्स्ट लहर थी उसकी जननी है मैरी कोलस्टोनक्राफ्ट। इनकी एक पुस्तक है बहुत फेमस है, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में लिखी गई। तो याद रखिए, सन भी याद रखिए, आजकल एग्जाम में बुक्स का ये भी पूछने लगे हैं। 1792 में अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन किसकी बुक है, मैरी कोलस्टोनक्राफ्ट की। तो तीनों नाम देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली लहर की जननी पूछते हैं तो मैरी कोलस्टोन लगाएंगे। पहली बार शब्द किसने गढ़ा, फुरियर ने। प्रमुख नारीवादी कैट मिलेट है। और नारीवाद का अर्थ आपको समझ गया है। भारत में देखते हैं क्या है, जो नारीवाद जो भारत में स्टार्ट हुआ वो 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से लेकर 1900 तक 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में इसकी शुरुआत हुई। जो भारत में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया जिन्होंने, वो सावित्रीबाई फूले हैं। सभी लोग जानते हैं सावित्रीबाई फूले। इन्होंने महिलाओं के उन्नति, उत्थान, समानता के लिए जो सबसे पहले जो है इन्होंने ही आगे बढ़कर उसको नेतृत्व किया। यानी अगर भारत में अहम भूमिका पूछी जाती है तो सावित्रीबाई फूले की नारीवाद के सिलसिले में। उसके बाद एक और इसमें है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ये आधुनिक भारतीय नारीवादी का पहला पुरुष स्त्री तुलना लेख लिखने वाली कार्यकर्ता है। यानी एक लेख बहुत फेमस हुआ है नारीवाद पर, पुरुष स्त्री तुलना, कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये जो है आधुनिक दृष्टिकोण से लिखा गया है, जिसको लिखा है ताराबाई शिंदे ने, और ये इसके लिए बड़ी फेमस हुई हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है स्त्री पुरुष तुलना लेख किसने लिखा, ताराबाई शिंदे ने। या पूछ लेता है आधुनिक भारतीय नारीवादी का पहला लेख किसके द्वारा लिखा गया, ताराबाई शिंदे द्वारा लिखा गया। तो सावित्रीबाई फुले और ताराबाई शिंदे का संबंध भारत से है। भारत में अहम भूमिका सावित्रीबाई फुले की। और आधुनिक भारतीय नारीवाद का पहला लेख था। वो लेख तो बाद में भी लिखे गए और भी लिखे गए, लेकिन फर्स्ट जो आर्टिकल लिखा गया था वो ताराबाई शिंदे द्वारा आधुनिक भारतीय नारीवाद पर लिखा गया। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी क्वेश्चन आता है, किस शताब्दी से भारत में नारीवाद की शुरुआत हुई, तो हम लगाएंगे 19वीं शताब्दी से। अब देखिए आते हैं नारीवाद से संबंधित सिद्धांत, फेमिनिज्म से संबंधित थ्योरीज। तो इसमें मुख्य रूप से 3 लोग फेमस हैं जिन्होंने नारीवाद से संबंधित सिद्धांत दिए। पहले हैं जीन बी एलिस्टीन, दूसरे डोनोवान, तीसरे जॉर्ज रिट्जर। एलिस्टीन, डोनोवान और जॉर्ज रिट्जर। तो एलिस्टीन ने जो सिद्धांत दिए उसमें उन्होंने नारीवाद को 4 प्रकार में बांटा। उग्र उन्मूलनवादी नारीवाद पहला, दूसरा उदारवादी नारीवाद, तीसरा मार्क्सवादी नारीवाद, चौथा मनोविश्लेषणात्मक नारीवाद। ठीक है, तो ध्यान रखिए, उग्र, उदारवादी, मार्क्सवादी और मनोविश्लेषण। पूछ लेता है एलिस्टीन ने कितने प्रकार के नारीवाद की बात की है या कौन कौन से की है। ठीक है, या दे दिया भाई 4 दे दिए, कोई तीसरा चौथा कोई और दे दिया, पूछ ले इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप लोग इसको आगे उग्र, उदारवादी, मार्क्सवादी और मनोविश्लेषण। अब आते हैं डोनोवान ने 5 प्रकार के नारीवादी सिद्धांत दिए हैं, जिसमें पहला है सांस्कृतिक नारीवाद, दूसरा है फ्राइडवादी, तीसरा अस्तित्ववादी, चौथा मार्क्सवादी और पांचवा उग्र उन्मूलनवादी नारीवाद सिद्धांत। ठीक है, तो 5 डोनोवान द्वारा दिए गए, 5 के नाम आप याद रखिए, सांस्कृतिक, फ्राइडवादी, अस्तित्ववादी, मार्क्सवादी और उग्र उन्मूलनवादी। अब जो आते हैं जॉर्ज रिट्जर पर। जॉर्ज रिट्जर ने जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने सारे सिद्धांत को अपने को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला जो था उसको बोला गया जेंडर डिफरेंसेस सिद्धांत, लिंग भेद संबंधी सिद्धांत।
दूसरा था लिंग असमानता संबंधी सिद्धांत, यानी जेंडर इनइक्वलिटी संबंधी सिद्धांत। तीसरा था लिंग उत्पीड़नवादी सिद्धांत। ठीक है, 3 प्रकार के सिद्धांतों की बात रिचर्ड द्वारा की गई। जेंडर डिफरेंसेस लिंग भेद संबंधी सिद्धांत, जेंडर इनइक्वलिटी लिंग असमानता संबंधी सिद्धांत, और जेंडर हरासमेंट यानी लिंग उत्पीड़नवादी सिद्धांत। तो तीनों का नाम याद रखिए, तीनों पे क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन से दिए। ठीक, अब आते हैं लिंग भेद यानी जेंडर डिफरेंसेस के बारे में क्या मान्यता है। जेंडर डिफरेंसेस जो सिद्धांत है वह मानता है कि स्त्री का आंतरिक एवं मानसिक जीवन पुरुष से भिन्न है, यानी यह मानता है कि महिला और पुरुष में जो है असमानता है और इसी के आधार पर महिलाएं जो है पुरुषों से अलग हैं और महिला असमानता इसी की देन है, यानी आंतरिक और मानसिक दृष्टि से वो अलग हैं। ठीक है, ये मानता है लिंग भेद, यानी लिंग में भेद करता है जेंडर डिफरेंसेस। और इसके जो मानने वाले विचारक हैं, जो इसको फेवर करते हैं, जो इसके समर्थक हैं, वो हैं बेकर मिलर, पहले नंबर पर बेकर मिलर, दूसरे नंबर पर बर्नी कोव, तीसरे नंबर पर गिलिगन, चौथे नंबर पर केसलर, पाँचवें नंबर पर मैक केना, और फिर रुडिक, और फिर स्नीटोव। सभी इम्पोर्टेंट हैं, पूछा जाता है कौन इसके समर्थक हैं या कौन नहीं है। 4 दे दिए, कोई 30, चौथा एक अलग दे दिया, तो आप लगाएंगे बेकर मिलर, बर्निकोव, गिलिगन, केसलर, मैककेना, रुडिक और स्नीटोन। तो ये लिंग भेद क्या मानता है, स्त्री और पुरुष में आंतरिक और मानसिक जीवन पुरुष से भिन्न है, इसीलिए इसमें विभेद किया जाता है। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर के सिद्धांत जो रिचर्ड द्वारा दिया गया, लिंग असमानता संबंधी सिद्धांत, यानी जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी सिद्धांत 2 भागों में बांटा है रिचर्ड ने। पहला है उदारवादी सिद्धांत लिबरल थ्योरी, दूसरा है मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, तो याद रखिए, इसको भी याद रखिए कि उदारवादी सिद्धांत किस कैटेगरी में आता है, लिंग भेद में आता है या जेंडर हरासमेंट में आता है या जेंडर इनइक्वलिटी में आता है। तो उदारवादी जेंडर इनइक्वलिटी, मार्क्सिस्ट भी जेंडर इनइक्वलिटी में आता है। जो लिबरल थ्योरी है उसके जो जनक हैं वो जॉन लॉक हैं, बहुत बार पूछा जाता है, फादर ऑफ लिबरल थ्योरी जॉन लॉक है। ये सिद्धांत कहता है कि नारी की स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता पर बल देता है, यानी नारी को समान अवसर मिलने चाहिए और उसके साथ समानता का व्यवहार मिलना चाहिए और उसकी स्वतंत्रता उसको मिलनी चाहिए, अवसर समान होने चाहिए और स्वतंत्रता भी उसको मिलनी चाहिए। उदारवादी है, मतलब जिसको कहेंगे आप फ्लेक्सिबल है, लिबरल है। और अमेरिका में जो नारी स्वतंत्रता संबंधी आंदोलन हुए थे उसमें इसी सिद्धांत को, इसी विचारधारा को स्वीकार किया गया था। जेसी बर्नार्ड एक थिंकर्स हैं, उनकी पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ मैरिज, द फ्यूचर ऑफ मैरिज, जेसी बर्नार्ड। उन्होंने इस सिद्धांत की बात अपनी इस पुस्तक में की है। तो ये भी पूछ लिया था फ्यूचर ऑफ मैरिज बुक किसकी है, जेसी बर्नार्ड की है, और इसमें उन्होंने किस सिद्धांत की बात की है, उदारवादी सिद्धांत की बात। या पूछ लिया जाता है अमेरिका में नारी स्वतंत्रता में किस आंदोलन को स्वीकार किया गया, तो उदारवादी सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसके जनक कौन है, या जॉन लॉक है। ये नारी की स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता की बात पर कौन सा सिद्धांत बल देता है, उदारवादी सिद्धांत लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत पर। मार्क्सवादी सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं सीधे सीधे मार्क्स और एंजल्स हैं, इन्हीं को इसका प्रतिपादक माना जाता है। इनकी एक बुक बड़ी फेमस है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये एक ही बुक है। तो कभी कभी क्वेश्चन देखिए पूछने वाला कैसे ओरिजिन ऑफ फैमिली पूछ लिया किसकी पुस्तक है, या प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट मिक्स करके पूछ लिया, पूरी पुस्तक का नाम भी पूछ लिया, तो जैसे चाहे वो पूछ सकते हैं। आप लोग याद रखिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, मार्क्स एंड एंजल्स। अब ये सिद्धांत कहता है कि स्त्रियों की अधीनता प्राणी शास्त्रीय परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक व्यवस्था का फल है, यानी जो स्त्रियों के साथ असमानता हो रही है वो बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। ठीक है, और ये कहता है कि साम्यवादी क्रांति से संपत्ति का अधिकार समाप्त होंगे
तभी स्त्री को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो मार्क्स तो साम्यवाद समाज की बात करते हैं, तो वो कहते हैं भाई संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा तो साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, और जब साम्यवादी समाज होगा तो सभी लोग समान होंगे, तभी स्त्रियों को हर एंगल से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलेगी, तब यह समानता दूर हो सकती है। तो ये सिद्धांत जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्क्सवादी इसके जो है कहते हैं सिद्धांत को मार्क्सिस्ट, और इसके प्रतिपादक मार्क्स एंजेल्स। उस बुक याद रखिए। सामाजिक व्यवस्था का फल है, ये भी याद रखिए, ठीक है। और साम्यवादी क्रांति से ये इसमें जो है इनमें स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है, ये इन्होंने बोला है। पूछ लिया था अक्सर करके एग्जाम पे कि साम्यवादी क्रांति से संपत्ति का अधिकार मिलेगा, तब जो है स्त्री की समानता दूर होगी, ऐसा किसने कहा है? यह सामाजिक व्यवस्था का फल है, प्राणी शास्त्रीय परिणाम नहीं है, ये किसने कहा है? मार्क्स और एंजेल्स ने। अब आते हैं ये दोनों ही लिंग असमानता संबंधी सिद्धांत पढ़े। अब आते हैं लिंग उत्पीड़नवादी सिद्धांत, यानी जेंडर हरेसमेंट। जेंडर हरेसमेंट सिद्धांत में 4 सिद्धांत समाहित हैं, तीन सिद्धांत समाहित हैं। पहले है मनोविश्लेषणात्मक यानी साइकोलॉजिकल थ्योरी, उसके बाद है उग्र उन्मूलनवाद या रेडिकल थ्योरी, और फिर तीसरा है सोशलिस्ट यानी समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा सिद्धांत किस कैटेगरी में है, तो आप याद रखिए समाजवादी सिद्धांत, उग्र उन्मूलनवाद, और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है जेंडर हरेसमेंट से संबंधित है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसको इंग्लिश में साइकोलॉजिकल थ्योरी बोलते हैं। इसके लिए जिम्मेदार फ्राइड बोलते हैं इस सिद्धांत को, एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन है? फ्राइड है। और ये सिद्धांत मानता है कि स्त्रियों की मानसिक प्रकृति ऐसी होती है जिसकी वजह से ही उनके साथ असमानता होती है, ठीक है। तो इसके लिए मानसिक प्रकृति, मानसिक साइकोलॉजी का संबंध मन से ही होता है, तो फ्राइड भी साइकोलॉजिकल थिंकर्स हैं, इसीलिए उससे जुड़ा हुआ है। अब दूसरे नंबर पे जो है उग्र उन्मूलनवाद सिद्धांत, जिसको रेडिकल भी बोलते हैं, कभी कभी इसका नाम आमूल चूल सिद्धांत भी बोलते हैं, और क्या कट्टरवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो चारों याद रखिए, कंफ्यूजन मत होइएगा। आमूल चूल, कट्टरवादी, उग्र उन्मूलनवाद, रेडिकल। रेडिकल वर्ड जरूर याद रखिए, क्योंकि हिंदी में अंतर पड़ सकता है लेकिन इंग्लिश में अंतर नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, इंग्लिश वर्ड्स को जरूर आप लोग अपने साथ रखिए, इसको छोड़ना नहीं है। छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। जब भी कभी हिंदी में कन्फ्यूजन हो, इंग्लिश का उसका वो देखिए जरूर पेपर। तो ये सिद्धांत ये मानता है कि महिलाओं के उत्पीड़न और असमानता के लिए पितृतंत्र जिम्मेदार है, यानी पितृसत्तात्मक समाज इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और अगर हमें महिलाओं को समानता दिलानी है तो पितृतंत्र को समाप्त करना पड़ेगा और समाज की समग्र रूप से पुनर्व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी पूरा समाज उलट पुलट करना पड़ेगा, पितृतंत्र को समाप्त करना पड़ेगा, पुरुषों की सत्ता को समाप्त करना पड़ेगा, तभी महिलाओं की असमानता दूर हो सकती है। तीसरा जो सिद्धांत है समाजवादी सोशलिस्ट थ्योरी। ये जो सोशलिस्ट थ्योरी है वो दोनों का मिला जुला इसमें प्रभाव है, मार्क्सवादी सिद्धांत का भी और उग्र उन्मूलनवाद सिद्धांत का भी, ठीक है। और ये सिद्धांत मानता है कि जो महिलाओं के लिए साथ असमानता हो रही है उसके लिए जाति, वर्ग और लिंग उत्पीड़न जिम्मेदार है, यानी जाति के आधार पर जो विभेद किया जाता है, वर्ग के आधार पर जो विभेद या असमानता है या लिंग उत्पीड़न है, वही जो है महिलाओं के साथ असमानता या शोषण के लिए जिम्मेदार है, वही महिलाओं की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो अगर हम महिलाओं को स्थिति सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये व्यवस्थाएं समाप्त करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, देखिए सारी तीनों सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये हरेसमेंट लिंग उत्पीड़नवादी, साइकोलॉजिकल, रेडिकल और सोशलिस्ट, और ये आपका जेंडर इनइक्वलिटी में लिबरल और मार्क्सिस्ट, जेंडर डिफरेंसेस में आपके ये आंतरिक और मानसिक रूप से बताया, ठीक है। अब देखिए ये सिद्धांत जो है सभी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन सभी जगह से पूछा जाता है।
क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने इस पार्ट में ये सिद्धांत की बात की और इसके कंसेप्ट की बात की है। जेंडर का मतलब क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर स्त्री और पुरुषों के बीच जो विभेद है उसको जेंडर बोलते हैं। आगे जो सिद्धांत है, वो जो स्लाइड्स हैं वो मैं सेकंड वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए और चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर स्प्रेड करके देख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर अच्छा लगा है, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा या कुछ तो कमेंट ज़रूर करिए, कुछ ना कुछ कमेंट आप ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके सेकंड वीडियो को भी देखना ना भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का इसमें कंटिन्यू जो नेक्स्ट स्लाइड होंगी वो उसमें आएंगी। नमस्कार, थैंक यू।